गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी क्या होता है, बेसिक ऑफ बायोलॉजी। बेसिक ऑफ बायोलॉजी में आज हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक ऑफ बायोलॉजी। बेसिक ऑफ बायोलॉजी में आज स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के जनक कौन हैं और बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को देखते हैं। बायोलॉजी शब्द को हम दो भागों में बांटते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। यदि हम बायोलॉजी को दो भागों में बांट कर देखते हैं तो इसका मतलब होता है बायो जो शब्द बना है, बायो जो शब्द लिया गया है बायोस से बना हुआ है। बायोस मीन्स होता है लाइफ। लाइफ मीन्स होता है जीवन। अर्थात बायो शब्द बायोस से लिया गया है और बायोस का मतलब होता है लाइफ और लाइफ मीन्स होता है जीवन, जबकि लॉजी शब्द लिया गया है लॉगस से। लॉगस मीन्स होता है स्टडी और स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात देखा जाए तो बायोलॉजी शब्द का मतलब होता है जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। या एक तरह से कहा जाए कि जीवों के बारे में, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। हिंदी में भी देख लेते हैं तो जीव विज्ञान अर्थात जीवों के बारे में अध्ययन करना, जीवों के बारे में पढ़ना जानना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब देख लेते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, जो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, जो कि बायोलॉजी के जनक हैं। इसके बाद देखेंगे जीव विज्ञान के पार्ट्स कितने हैं। तो इस जीव विज्ञान को स्पेशली दो शाखाओं में बांटा गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है। पहला होता है जूलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान का पहली शाखा को हम कहते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जबकि दूसरी शाखा को हम बॉटनी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। बॉटनी दूसरी शाखा है जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो दोनों का डिफिनीशन देख लेते हैं। जंतु विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर उपस्थित सभी जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, ये भी देख रहे थे। जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी,
फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। अर्थात जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी वनस्पतियों के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थात वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो वनस्पति विज्ञान के भी जनक को देख लेते हैं, अर्थात फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। थियोफ्रेट्स थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। तो ये रहा जंतु विज्ञान की शाखा और उनके जनक कौन है। इसके बाद हम जीव विज्ञान के बारे में और स्टडी कर आपको बता दें कि जीव विज्ञान में आपको और क्या क्या चीजें याद रखनी है, जिसमें आपको बता दें कि जीव विज्ञान में कोशिकाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। ये नॉर्मल चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। जीव विज्ञान में जो कोशिकाएं होती हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहली कोशिका जो होती है इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी कोशिका होती है जिसको कहते हैं यूकैरियोटिक। अर्थात कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें असत्य केंद्रक पाया जाता है। असत्य केंद्रक पाया जाता है, असत्य केंद्रक पाया जाता है, अर्थात कहा जाए तो इसमें जो डीएनए होता है नग्न प्रकार का होता है, नग्न डीएनए पाया जाता है, नग्न डीएनए पाया जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें असत्य केंद्रक अर्थात नग्न डीएनए पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया जीवाणु कोशिका और नीलहरित शैवाल ETC। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, सत्य केंद्रक प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। तो जिन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक पाया जाता है अर्थात केंद्रक आवरण भी पाया जाता है, केंद्रक आवरण भी पाया जाता है, केंद्रक आवरण भी पाया जाता है, अर्थात जिन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक अर्थात केंद्रक आवरण पाया जाता है, अर्थात केंद्रक आवरण पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे हम लोगों की कोशिकाएं और विकसित जंतुओं की कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें बता दें। कोशिका विभाजन के बारे में,
कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन जिसको कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है? तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। जब एक कोशिका अपने समान दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनाती हैं या विभाजित हो जाती हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, उस प्रोसेस को कोशिका विभाजन कहते हैं। एक कोशिका को दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बट जाना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे सपोज दैट ये कोशिका है, ये कोशिका है, यह कोशिका अपने समान दो कोशिकाओं में बढ़ जाए, एक कोशिका इधर बन जाए और एक कोशिका इधर बन जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। पहले को कहते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, जिसको कहते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। दूसरा होता है अर्ध समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं मियोसिस। अर्थात जो कोशिका विभाजन होता है तीन प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन रेयर केस में होता है, बहुत कम होता है, जबकि समसूत्री विभाजन सबसे अधिक होता है। अर्थात जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा समसूत्री विभाजन उनके शरीर में होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। जब कोई जीव अपने नई संतान की उत्पत्ति करता है उस समय जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन कहाँ कहाँ होता है। तो जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में समान होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या मान लीजिए 46 है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 46 है। यदि इसमें हम कहें कि समसूत्री विभाजन हो जा या समसूत्री विभाजन हो गया है, तो समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी इसमें होगी 46। गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया मदर सेल, मदर सेल, जबकि ये दोनों हो गए डॉटर सेल। डॉटर सेल पुत्री कोशिकाएं, ये मातृ कोशिकाएं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि समसूत्री विभाजन में विभाजन जब हो जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में देखेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। तो उसको भी थोड़ा उदाहरण के अनुसार देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन,
विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन मतलब कि ये जो सेल होती है इसमें सपोज दैट गुणसूत्रों की संख्या 46 है। हमने कहा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो अर्धसूत्री विभाजन होने का मतलब होता है कि ये मातृकोशिका हो गई, मातृकोशिका जिसको मदर सेल कहते हैं। ये जो दो कोशिकाएं बनी हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ये कहलाएंगी पुत्री कोशिका, डॉटर सेल, डॉटर सेल इसको कहते हैं पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। तो आप लोगों ने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिका होती है उसमें मातृकोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण तो करती हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाते हैं, मातृकोशिका से आधे हो जाते हैं। अर्थात मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, जबकि पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। तो ये रहा अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, जनन कोशिकाओं में ही होता है। हमारे और पूरे प्लांट्स के जो सेल्स होती हैं उनमें लगभग सभी कोशिकाओं में, लगभग जनन कोशिकाओं को छोड़कर लगभग सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। तो ये बेसिक ऑफ बायोलॉजी में आपको इतनी चीजें याद रखनी है, तभी आगे आपको बायोलॉजी समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक्स।